यात्राओं के भी। राय साहब सही कह रहा हूं मैं? एकदम कुशवाहा जी सही कह रहा हूं मैं? चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। और सोमवार तक अगर कुशवाहा जी ये खबर आप हमें दें तो सोमवार को हम फिर बैठेंगे इसी तरह से, और आप लोगों की तारीफें भी करूंगा, जनता के सामने आप लोगों की जो ईमानदारी है वो भी लेकर आऊंगा। और सोमवार को मैं चाहूंगा कि सोमवार को हम ये काम पॉजिटिवली कर लें। बहुत शुक्रिया कुशवाहा जी, बहुत शुक्रिया राय साहब। अमिताभ जी आप बने रहेंगे, एक ब्रेक लेना, ब्रेक के उस पर बात उत्तराखंड की होगी, बात मोदी की। रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, ज्वेलरी और संगीत के कारोबार का सबसे विश्वसनीय नाम GTM ग्रुप। सभी बड़े शहरों में टाउनशिप, कमर्शियल स्पेस और ग्रुप हाउसिंग का निर्माण करने वाला जाना पहचाना नाम जल्द ही पंजाब और झारखंड में करने जा रहा है अपना विस्तार। द डेस्टिनेशन ऑफ योर एस्पिरेशंस, GTM, लेट्स मेक इट हैपन। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। पेंटागन मॉल हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक। आज ली क्या? एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? भूमि ग्रुप पेश करते हैं वृंदा एलिगेंस, एन इंटीग्रेटेड कॉलोनी एट वृंदावन। भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली वृंदावन में बसने का सुनहरा मौका। एहसास कीजिए ब्रजवासी होने का। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना BBD ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर। आज ही संपर्क करें। अब बात बाबा रामदेव के दरबार में दिन भर गूंजे नमो नमो मंत्र की। मंच था, हजारों की भीड़ थी, साधु संतों का जमावड़ा था और थे गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी। मौका था पतंजलि योगपीठ में आचार्य कुलम के उद्घाटन का। मोदी ने रस्म निभाई, अभिवादन किया, साधुवाद दिया और देवभूमि से ऐसी ललकार लगाई जिसकी अनुगूंज लंबे वक्त तक दिल्ली दरबार में गूंजती रहेगी। बेहद सफल भाषण दिया आज नरेंद्र मोदी ने। बहुत शानदार अंदाज में अपनी एक एक तथ्यों को रखा, केंद्र सरकार को जमकर लताड़ा भी। इस मुद्दे पर बात करेंगे। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं, देहरादून आपको लेकर चलेंगे। त्रिवेंद्र सिंह रावत हमारे साथ हैं, आप बीजेपी नेता हैं। किशोर उपाध्याय साहब हैं, आप कांग्रेसी नेता हैं। कुछ देर बाद हो सकता है प्रमोद कृष्णम साहब हमारे साथ हों, आप धर्मगुरु हैं। कुछ लोग ये सवाल कर सकते हैं कि साहब मोदी जी के ऊपर टिप्पणी करने के लिए आपने त्रिवेंद्र सिंह रावत और किशोर उपाध्याय जी जैसे क्षेत्रीय नेताओं को क्यों चुना? इसकी वजह है, इसकी वजह यह है कि हम चाहते हैं कि मोदी का जो जादू अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है उसकी जमीनी हकीकत क्या है। क्षेत्रीय स्तर पर, ब्लॉक और पंचायत के स्तर पर ये दो नेता लगातार घूमते हैं, लगातार जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। और इन दिनों तो उत्तराखंड में निकाय चुनावों का जोर चल रहा है, जिसका चुनाव प्रचार का शोर आज ही थमा है। यानी जो समाज की अंतिम इकाई है उस तक मोदी का जादू क्या पहुंच रहा है कि नहीं, हम ये जानने के लिए इन दो नेताओं को लेकर आए हैं जो अंतिम इकाई से लगातार रूबरू होते हैं। इसलिए हमने आज इन दोनों नेताओं को इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए अपने स्टूडियोज में आमंत्रित किया है। जी, तो हरिद्वार में वो सब कुछ था जो मोदी की छवि में चार चांद लगाने के लिए होना चाहिए था। बस फिर क्या था? संतों के हुजूम के बीच जब बाबा रामदेव और नरेंद्र मोदी प्रकट हुए तो दोस्ती की ऐसी धारा बही जिसकी जद में कई लोग आते चले गए। दिन दोस्ती का था तो निभाया भी दोनों तरफ से गया बाखूब। पहले रामदेव ने नमो नमो का जाप किया, राष्ट्र के नेतृत्व का अनुनाद किया
और एक ही पल में मोदी को बापू और सरदार पटेल की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। जब जब देश पर कोई संकट आया है, गुजरात ने अपना एक बहुत बड़ा धर्म निभाया है। देश अंधकार में डूबा था तो महर्षि स्वामी दयानंद ने आकर के देश को रोशनी दी, प्रकाश दिया। और जब देश पराधीनता, गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा था, तब महात्मा गांधी के तब से पूरा देश खड़ा हुआ और 565 रियासतों में बटे इस खंड भारत को यदि अखंड करने का यदि किसी ने भागीरथ काम किया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और आज राष्ट्र जिन चुनौतियों के दौर से गुजर रहा है उसमें नरेंद्र मोदी भाई बड़ी भूमिका निभाएंगे, ये अकाट्य सत्य है। बाबा का पलड़ा भारी होने लगा कि दोस्ती की किश्त अधूरी रह जाएगी, तो कश्ती थाम राम के मझधार को पार लगाने निकल पड़े। दोस्ती की प्रगाढ़ता बताई, दुनिया को सबक सिखाया और कह दिया बाबा जैसा कोई नहीं। मैं बाबा रामदेव जी को सालों से जानता हूं, जब वो साइकिल पर घूमते थे तब से जानता हूं, और एक छोटी सी पुड़िया में से काजू का टुकड़ा देते थे, वो भी याद है। बात आगे बढ़ी, मंतव्य कुछ अपने भी थे, तो खुद को बच्चा बताकर मांग लिया संतों का आशीष। और मैं भी एक हिंदुस्तान के छोटे बच्चे के नाते उन महापुरुषों के शब्दों पर भरोसा करता हूं। मोदी के मोदक उद्बोधन से पहले ही देवभूमि में नमो नमो की बहार आ चुकी थी, लिहाजा लोहे की गर्माहट का अंदाजा लगाया और जड़ दिया हथौड़ा, जिसकी चोट दिल्ली दरबार की दरो दीवार में छेद करने लगी। और क्या गुनाह था उनका? क्या भारत जैसे लोकतंत्र देश में आपके विचारों से विपरीत विचार कहना गुनाह है? क्या आपको जो बात पसंद नहीं है वो बात अगर कोई कहे तो उसके लिए कोई भी अनाप शनाप शब्द बोलने का आपको अधिकार मिल जाता है? मैं दिल्ली में बैठे हुए शहंशाह से पूछना चाहता हूं, और ये मोदी नहीं पूछ रहा है, और जुल्म के सामने न झुकने वाली माता राजबाला चित चित करके पूछ रही है, दिल्ली के शहंशाह का जवाब मांगो। बात पूरी हो चुकी थी, लेकिन कसक थम नहीं रही थी। संतों ने तब भी याद किया था, नमो नमो तब भी गूंजा था, लिहाजा कह दिया मैं न भूलूंगा। इस बार का ये पहला कुंभ का मेला ऐसा था कि जिसमें मैं पहुंच नहीं पाया। मन में कसक के पीड़ा थी। प्रतीकों की पताका लहरा रही थी, भाषा अपने संस्कार पर इतरा रही थी। जुमलों की नुमाइश की आजमाइश के दौर में गुजरात के विकास का नमूना पेश किया, दंगों का हिसाब किया और बता दिया कि वो सिर्फ 50% से संतुष्ट नहीं है। मुझे कभी ये नहीं कहा हिंदू सुखी न संतु, हिंदू निरामय, ऐसा नहीं कहा। मेरे पूर्वजों ने मुझे कहा है सर्वे अपि सुखी न संतु, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवे। कलेजा निकाल कर रख दिया हो जैसे सब कुछ हर्फ दर हर्फ आसमान की चौहद्दी पर चस्पा होता जा रहा था। हजारों की भीड़ मुग्ध थी और मुस्कान रह रह कर ठिकाना बदल रही थी, कभी बाबा के चेहरे पर तो कभी मोदी की ललाट पर। गोया एक ही मंच से साधना के दो दुर्लभ साध्य सध गए हों। शोभित वर्मा के साथ राहुल सिंह शेखावत, हरिद्वार, समाचार प्लस। जी, धर्मगुरु जुड़ गए हमारे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम साहब। आचार्य जी, समाचार प्लस पर बहुत स्वागत है। आज आप भर नहीं थे, बाकी बड़ा अच्छा माहौल था भाई, मंच का बड़ा सजा धजा मंच था। आचार्य जी, दुनिया भर के बाबा बैरागी बैठाए थे, बढ़िया व्यवस्था थी, मैनेजमेंट बड़ा अच्छा किया था रामदेव जी ने। मोदी को जम के बेचा, अपने बाजू में 4 घंटे बैठा के रखा मोदी को। मोदी साहब बार बार माइक मांगते रह गए और बाबा अपनी मार्केटिंग करते रह गए। देखिए, बाबा रामदेव जी जो हैं वो बहुत ही इस मामले में उनका कोई सानी नहीं है पूरी दुनिया में। हाँ।
अगर कोई रेड़ी लगाने वाला या कोई छोटी मोटी दुकान करने वाला व्यापार करता है तो कुछ ना कुछ जरूर इन्वेस्टमेंट करता है, लेकिन बाबा रामदेव जी की खासियत यह है कि विदाउट इन्वेस्टमेंट वो बिजनेस करते हैं। उन्होंने देश में जो भी किया, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं कि नरेंद्र मोदी जी जो पूरी बीजेपी पे भारी हैं, पूरी आरएसएस पे भारी हैं, बाबा रामदेव नरेंद्र मोदी जी पे आज भारी पड़े और पूरी दुनिया में उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो बाबा के बिना इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। त्रिवेंद्र सिंह रावत साहब, ये तो भाई बड़ा सख्त कह दिया आचार्य जी ने, बहुत सख्त कुठाराघात जिसे कहते हैं ना, वो कह दिया कि मोदी जी मन से कहते रहे कि सर्वे भवन्तु सुखना। मैंने कभी नहीं कहा कि हिंदू भवन्तु सुखना, उन्होंने कहा मैंने कहा कि हर कोई सुखी रहे, मैंने सिर्फ हिंदू भर का जिक्र नहीं किया। यानी मोदी जो हैं वो कहीं उदार होते नजर आ रहे हैं, लेकिन बाबा आचार्य प्रमोद कृष्णन साहब ये सख्त होते नजर आ रहे हैं। बिना बाबाओं के क्या वाकई मोदी जी का बेड़ा पार नहीं होगा? नहीं, जो आचार्य प्रमोद जी ने जो बात कही है, देश में संतों का सम्मान हमेशा से हुआ है, लेकिन एक अफसोस की बात आज के कार्यक्रम में ये रही रावत जी का नंबर था। आचार्य जी, मैं आपकी परमिशन से रावत जी को मैं चाहता हूं कि रावत जी बोलें। जी प्लीज रावत जी बोलिए। जी देखिए, भारत की जो परंपरा रही है और भारत का जो चिंतन रहा है वो वसुधैव कुटुंबकम की जो परिकल्पना है वो भारत की परिकल्पना है। अगर 1893 में शिकागो में जाकर स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिकावासी भाई और बहनों कहकर वहां की जनता को संबोधित किया, तो फिर 1992 में मस्जिद कैसे टूट गई? ये भारत की देन थी। नहीं, 1992 में मस्जिद क्यों टूट गई? वो एक आवेग था। गुजरात जल क्यों गया? वो ये मैं पूछ रहा हूं। वसुधैव कुटुंबकम मैंने भी पढ़ा है। भारत में अभी कुछ दिन पहले असम में सैकड़ों लोग सांप्रदायिक उसके शिकार हो गए। 1984 में इंदिरा जी की हत्या के बाद हजारों सिख मारे गए। आपको गुजराती क्यों याद आता है? क्या केवल गुजरात में इस तरह की घटनाएं हुई हैं? हजारों दंगे हुए। इस तरह की घटनाएं जहां जहां हुई हैं, जहां जहां हुई हैं, मैं हर जगह की निंदा करता हूं। रावत साहब, ऐसी घटनाएं जहां जहां हुई हैं, हर घटना की निंदा करता हूं, हर घटना की मजम्मत करता हूं। यूपी में ऐसी घटनाओं का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। बस हो गए हैं। तो आपको 12 साल पहले गुजरात में एक दंगा हुआ, हाँ। आपको उसके अलावा कुछ याद नहीं आ रहा है? बड़े आश्चर्य की बात है। हाँ। 12 साल से गुजरात में कोई दंगा नहीं हुआ, ये भी एक रिकॉर्ड है। हाँ। और उसको भी हमको ध्यान रखना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने अमिताभ जी से इंटरव्यू में एक बात कही थी। जब अमिताभ जी ने गुजरात दंगों की बात उनसे छेड़ी, तब उन्होंने कहा कि अगर दंगों के बाद शांति आती है और दंगों के बाद विकास होता है तो ऐसे दंगे मुझे मंजूर हैं। क्या आचार्य प्रमोद कृष्णन साहब, क्या ये लाइन, ये सोच और दंगों का महिमा मंडन, ये हमारा समाज स्वीकार करने को तैयार है? देखिए ये भारत जो देश है गंगा जमनी तहजीब का देश है। हाँ। जहां तक मैंने समझा है, इस देश का प्रधानमंत्री इस देश का प्रधानमंत्री उसके साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि नरेंद्र मोदी जी के डायलॉग से, उनकी बातों से, उनकी भाषा से, उनकी भाव भंगिमाओं से, उनके फैसलों से ऐसा लगता है जैसे वो दंभ में चूर हैं, अहंकार के रूप में उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया है, बहुत ही कठोर लगते हैं। तो इस देश का प्रधानमंत्री वो कभी नहीं बन सकता जो अहंकारी हो, जो अत्याचारी लेकिन ऐसा प्रधानमंत्री भी ना हो जो रबर स्टैंप हो, जिसके मुंह से कुछ मुखरित ना हो। पड़ोसी देश आपके लोगों के सर काट के ले जाए और हमारे प्रधानमंत्री 9 दिन बाद सामने आए, ऐसा भी ना हो। कम से कम अगर दंभी ना हो, आप साहस को दंभी कहते हैं, तो ऐसा भी ना हो जिसके मुंह पे टेप लगा हो। ये गांधी का देश है, बुद्ध का देश है, महावीर का देश है। देखिए इसमें ये सुभाष का और भगत सिंह का भी देश है। इसमें मैं कोई कांग्रेस पार्टी या मनमोहन सिंह जी की वकालत नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ। प्रमोद जी, नहीं तो ये
देखिए नहीं, भारत प्रमोद जी, मैं जी, बहुत सम्मान अमिताभ के जी। जी प्रणाम, मैं बहुत सम्मान के साथ एक बात कहूं जी, इस देश की आचार संहिता संविधान से पहले जी भी नारायण।